नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीबी लाइव। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो अभी लोकसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही हफ्तों का वक्त बाकी है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि सियासत अपने पूरे चरम पर है। लेकिन इस पिछले हफ्ते में या कुछ दिनों में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनको लगातार सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह के झटके लग रहे हैं और जिस तरह के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास किए जा रहे हैं, वो कई तरह के सवाल जरूर खड़े करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर और चंडीगढ़ को लेकर जो ऑर्डर पास किए गए हैं, क्या उसने बीजेपी की मुश्किलों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है लोकसभा इलेक्शन से पहले? ये एक बड़ा सवाल है। खासतौर पर मैं बात चंडीगढ़ इलेक्शन की करूंगी, क्योंकि आपको पता है लगातार नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 370 वो अकेले अपने दम पर पार करेंगे और 400 एनडीए के दम पर वो पार करेंगे। इस बार उन्होंने ये नारा दिया है, ये नारा बुलंद किया है। जिन्होंने 370 हटाया है वो उनको 370 सीटें दिलाई जाएं, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव में जो कुछ हुआ, एक छोटे से मेयर के चुनाव में जिस तरह की धांधली सामने निकल कर आई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लोकतंत्र की हत्या करार दिया गया, अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर इस छोटे से इलेक्शन में ये इतना सब कुछ किया जा सकता है, तो लोकसभा इलेक्शन यानी कि 2024 का जो इलेक्शन है, जो देश का सबसे बड़ा इलेक्शन है, उसमें क्या कुछ किया नहीं जा सकता है? क्या 370 का पार का नारा जो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है, क्या वो इसी मॉडल से हासिल करने के लिए जा रही है? क्योंकि अगर हम रियलिस्टिक तरीके से तमाम तथ्यों और आंकड़ों को देखें, तो जो बीजेपी ने टारगेट दिया है वो बेहद ही ना सिर्फ तथ्यों से परे है बल्कि हास्यास्पद भी लगता है। इसके इतर इंडिया गठबंधन की हम बात करें, जो कि एक मजबूत विपक्ष कहें या मजबूत ऑप्शन की तरह कहें, वो नजर आ रहा था। क्या अब वो ऑप्शन धीरे धीरे क्या वो खत्म होता जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से पार्टियां टूट रही हैं, अभी अखिलेश की बात करें, समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की बात करें, तो आपस में उनका गठबंधन नहीं हो पा रहा है। बात अभी पूरे तरीके से अटकी हुई है और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि यूपी में मौजूद है अभी फिलहाल, अखिलेश यादव उनके साथ नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है जब तक सीटों को लेकर बातचीत नहीं होगी तब तक वो यात्रा में उनके साथ नजर नहीं आएंगे। वहीं हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर और तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे तृणमूल कांग्रेस की हम बात करें, धीरे धीरे एक तरह से छिटकती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली में ये लग रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक तरह की कोई सहमति बनती हुई नजर आ रही है, 5-2 का नंबर। लेकिन वही पंजाब में वो बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या इस मेयर चुनाव में जिस तरह की जीत मिली है इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां पर मिलकर लड़े और जिस तरह की कानूनी लड़ाई भी दोनों ने मिलकर लड़ी है, क्या उसने एक नया कॉन्फिडेंस दिया है? और क्या परसेप्शन की इस राजनीति में पिछड़ती हुई बीजेपी नजर आ रही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के कुछ हाल के बयान को देखें तो लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वक्तव्य आया है, जो ऑर्डर आया है, उससे कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ जो है वो पहुंची है। अभी देश के हालात अगर देखें तो किसान बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और लगातार जिस तरह का जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, जमीन से लेकर आसमान तक, लग ऐसा रहा है कि सरकार जो है वो देश के दुश्मनों से डील कर रही है, देश के अन्नदाताओं से नहीं। और किसानों ने भी ठान ली है कि इस बार वो आर पार के मूड में है। तो फिलहाल देश में जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लेकर इंडिया गठबंधन की स्थिति, सुप्रीम कोर्ट से आई ये 2 ऑर्डर और भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल की स्थिति और नरेंद्र मोदी के पूरे बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह की परसेप्शन की राजनीति में वो एज लेना चाह रहे थे, इस सब पर ही आज हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण विषय है। और खासतौर पर जब हम चंद हफ्ते दूर हैं इलेक्शन की तारीखों के ऐलान से, तो इस पर बात करना बेहद जरूरी है और लोगों तक एक समझ पहुंचाना बेहद जरूरी है। क्योंकि लोगों के जहन में एक लाइन जो बैठा दी गई है और लगातार ये जो ये कहते हैं कि अरे कुछ भी कर लो, मोदी तो आने ही वाले हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता, क्या वाकई में ये सिर्फ एक लाइन भर है? इसमें कोई सच्चाई है? ये क्या एक प्रोपेगेंडिक नैरेटिव का हिस्सा है? इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है और समझ कैसे पैदा की जा सकती है सियासी लोगों के बीच में? इस पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान, देश के वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ श्रवण गर्ग जी जुड़ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। श्रवण गर्ग जी को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उनसे हम बात करेंगे और इन तमाम इश्यू पर हम एक गहन चर्चा करेंगे और समझने की मैं भी कोशिश करूंगी और आप तक भी वो समझ पहुंचाने की श्रवण जी के जरिए मैं कोशिश करूंगी। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका।
मेरा पहला सवाल ये है कि आप लगातार देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर में थे प्रधानमंत्री, उससे पहले लगातार वो मंदिरों से लेकर तमाम जगहों पर वो जा रहे हैं, देश से लेकर विदेश। वो ऐसा लग रहा है वो एक मंदिर के पुजारी की भूमिका में, शंकराचार्य की भूमिका में ज्यादा नजर आ रहे हैं रादर देन एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। 370 पार की बात वो फिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 370 हमने हटाया है, 370 का नारा इसलिए हमने दिया है, और 400 पार की वो बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो चंडीगढ़ को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, क्या आपको लग रहा है एक जो परसेप्शन की राजनीति में एज लेने की कोशिश बीजेपी की थी, वो कहीं ना कहीं से ध्वस्त हुई है? क्या वो उसको एक तरह से बैकफुट पर वो आई है, और जनता के सामने क्या एक नकाब उतरा है? क्या इसको इस तरह से देखा जाए? और क्या इसी मॉडल से लोकसभा के इलेक्शन में भी 370 और 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी? जब इतने छोटे इलेक्शन में सब कुछ हो सकता है, तो बड़े इलेक्शन में तो बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, आपके सवाल बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम जवाब देते हैं। एक तो इस हुकूमत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये बहुत, जिसको कहना चाहिए कि ये खतरनाक हुकूमत है, और ये अपने वजूद के लिए कुछ भी करने को कर सकती है, कर रही है, आगे भी करेगी। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कि जो दो बड़े फैसले आए हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स और चंडीगढ़ को लेकर आए। दोनों ही बहुत जबरदस्त फैसले हैं, और इन दोनों फैसलों ने बीजेपी की रीढ़ पर बहुत ही जबरदस्त हमला किया है। एक चीज जो देखने की है, समझने की है हम लोगों के लिए, वो यह है कि हम अपने तमाम दिक्कतों के लिए, या अगर ये चंडीगढ़ को पूरे देश में भी रिपीट करते हैं या हिंदी भाषी राज्यों में रिपीट करना चाहते हैं, कुछ राज्यों में रिपीट करना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर रहना चाहते हैं। मतलब ये कि हमारी पूरी जो कोशिश है वो ये है कि चाहे चंडीगढ़ हो या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स हो, अब हमारी उम्मीदों का जो पूरा मुकाम बन गया है वो सुप्रीम कोर्ट बन गया है। हमको सुप्रीम कोर्ट पर कब तक निर्भर रहना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ के 20 वोटों की या 40 वोटों की तो गिनती कर सकता है। हम अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट 90 करोड़ की या 60 करोड़ वोटों की गिनती करेगा और देश भर के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को कटघरे में खड़ा करेगा, तो हम ज्यादती कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। हम सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र की हुकूमत का दर्जा दे रहे हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्रेटर का काम कर सकता है, एग्जीक्यूटिव को रिप्लेस नहीं कर सकता है, या जो हमारी लेजिस्लेचर है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। हम लोग इसलिए खुश हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया या चंडीगढ़ को उलट दिया। चंडीगढ़ के फैसले के बाद देश की जनता ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने या चंडीगढ़ के लोगों ने या इवन आम आदमी पार्टी ने या अपोजिशन ने चंडीगढ़ में कुछ नहीं किया, बहुत कम कुछ किया। जो कुछ किया वो कम किया।
एक सोचने की बात यह कि 2024 के इलेक्शंस में अगर इतनी बड़ी धांधली होती है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर रहेंगे? पहली चीज तो ये, मैं नहीं रहना चाहता हूं, और ये सरकार कर भी सकती है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसके लिए बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक साइलेंट रिवोल्यूशन किया, मैंने कहा भी ये ब्लडलेस कू कहा है मैंने इसको। पर सुप्रीम कोर्ट की लिमिट है, और बिल्किस बानो के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने गलत फैसला दिया था तब हमने उसकी मजम्मत भी की थी। फिर वो उलट दिया एक दूसरी बेंच ने, तो हमने उस पर खुश फहमी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में यकीन जारी कर सकते हैं, पर 100% डिपेंड नहीं कर सकते। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की जगह है, पर एक पिलर के तौर पर है। जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, मीडिया है, वैसे ही जुडिशरी है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का ने धक्का पहुंचाया, निश्चित रूप से पहुंचाया। सवाल ये है कि क्या इस धक्के का असर होगा सरकार पर? नहीं होगा। सरकार ने, मतलब बीजेपी ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के 3 लोगों को अपनी तरफ मिला लिया, वहां चंडीगढ़ में बहुमत सिद्ध करने के लिए। मतलब अगर इलेक्शन फिर से होते, सुप्रीम कोर्ट कहता कि फिर से इलेक्शन हो, तो आम आदमी का मेयर बन ही नहीं पाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हीं बैलेट्स पर हम चुन रहे हैं, और चुन लिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इस सरकार का नैतिक मूल्यों में, नैतिकता में, डेमोक्रेसी में कोई यकीन नहीं है। हमको एक चीज ये मान के चलना चाहिए। तो मेरा पहला सबमिशन था कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये सरकार कहीं तक भी जा सकती है। दूसरा, आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, तो उसमें मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद बहुत ज्यादा यकीन, क्योंकि हम लोगों को धक्का लगेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मर्जी के हिसाब से वो फैसला नहीं दिया। किसी आने वाली बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला चल रहा है, और प्रशांत भूषण जोर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए, लगातार मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए कि नहीं देती है इलेक्शन के पहले, तो हम लोगों की उम्मीदें बिल्कुल क्रैश हो जाएगी। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देती है कि नहीं, ये 2024 के चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे, उसके बाद देखेंगे, तब भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट को कोसने लगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारा जो लव हेट रिलेशनशिप है, लव एंड हेट रिलेशनशिप, वो चलने वाली है। फैसला दर फैसला हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपनी राय बदलते रहेंगे, पर डेमोक्रेसी के बारे में या अपोजिशन के बारे में हमारी राय कायम रहेगी कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, और उसको कायम रखने में जो सबसे जबरदस्त भूमिका है वो अपोजिशन की है और लोगों की है। सुप्रीम कोर्ट भी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखता है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब से बंधा हुआ है। तो एक तो आपने जो सवाल, सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों पर बहुत ज्यादा खुशी जाहिर हुई
देश भर में मैंने भी की है, मैं उसको बड़ा मानता जी। हूँ। पर मैं सरकार की पर कोई उसका पॉजिटिव असर हुआ होगा, उनको बेशर्मी नजर आई हो, उनके चेहरे पर कोई शर्म नजर आई हो उसको लेकर, कि वो शर्म से उनका चेहरा लाल हो गया, पीला हो गया, काला हो गया। कुछ नहीं हुआ। हम्म। वो बेशर्म बनी हुई है। हम्म। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, इंडिया अलायंस के मुद्दे पर। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हमारी समाजवादी पार्टी से बात चल रही है, उन्होंने 17 सीटें ऑफर की हैं और अभी फाइनल स्टेज में बात होने है। आप अगर गौर करें तो अखिलेश ने जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था, तब इतने एरोगेंट थे कि उन्होंने कहा था कि हम तो कांग्रेस को सिर्फ एक सीट देंगे, रायबरेली। और ये चीज उन्होंने अमेठी में कही थी कि हम अमेठी भी नहीं देंगे, अमेठी में भी हम लड़ेंगे। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते आपने देखा कि सीटें बढ़ाते गए, 2, 5, 7, 10, 17 पर आ गए। हो सकता है 22 पर भी आ जाए, 21 पर आ जाए। 2009 में जो सीटें थी कांग्रेस के पास, 21-22, वो उन सीटों पर आ जाए। पंजाब के बारे में केजरीवाल ने कहा है कि ये म्यूचुअली हम लोगों ने एग्री किया है कि पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे, और दिल्ली के बारे में बातचीत हमारी चल रही है, ये केजरीवाल ने कल कहा है। बंगाल में कोई समझौता संभव नहीं है, क्योंकि संदेश खाली के मामले में ममता बनर्जी इतनी ज्यादा फंस गई हैं कि वो एक तरफ हो गई हैं और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष हो गया है, जिसमें सीपीएम भी है। उन्होंने अधीर रंजन को भी वहां जाने नहीं दिया। सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सब लोग खिलाफ हैं उनके। शुभेंदु अधिकारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट, वहां की हाई कोर्ट ने कहा है कि उनको आप अलाउ कीजिए। एक नया जो डेवलपमेंट है कि भाई आप वो उस आदमी को जो कल्प्रिट है, पूरे गुनाहगार है वहां का, उस संदेश का, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? बिहार में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि तेजस्वी ने कोई मांग ही नहीं की है। वो राहुल गांधी को जीप में बिठाकर घुमा रहे। शरद पवार ने कहा है कि 39 सीटों पर 39 पर हमारी सहमति हो गई है, 6-7 सीटें और बची, उस पर भी हो जाएगी। इंडिया अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गोदी मीडिया है वो, और हमारे YouTube चैनलों पर कुछ लोग जो अपने आप को ज्यादा सेकुलर मानते हैं, ज्यादा इम्पार्शियल बताने की कोशिश में लगे रहते हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई ये सब गड़बड़ चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है। मैं नहीं मानता। थोड़ा चल रहा है, पर उसका कारण भी हमको समझना होगा। जी। कारण यह है कि ये डरे हुए हैं। अखिलेश डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं, केजरीवाल डरे हुए हैं, ममता डरी हुई है। जिन लोगों को आजादी की लड़ाई में जेल जाने का मौका नहीं मिला, वो जेल जाने से डरते हैं। किसी भी तरह की लड़ाई में जेल जाने का मौका नहीं मिला।
जी। या किसी भी तरह कारण नहीं मिला। अखिलेश को नहीं मिला, ममता बनर्जी को नहीं मिला। ये गए थे आंदोलन के समय बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए हीरो बनने के लिए, केजरीवाल अन्ना आंदोलन के। ये लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ये डरे हुए इसलिए हैं कि ये ईडी वगैरह के मामले में फंसे हुए हैं। तो ये आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये ईडी से लड़ाई लड़ रहे हैं, एजेंसियों से भ्रष्टाचार की लड़ाई। ये लोग डरे हुए हैं कि अगर मोदी फिर से आ गए सत्ता में तो हमको खत्म कर देंगे। तो ये डरे हुए हैं, इनको यकीन नहीं हो रहा है कि इंडिया अलायंस जीत पाएगा या मोदी सत्ता से बाहर हो पाएंगे। ये डर है। एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ ये है श्रवण जी कि परसेप्शन जो है इंडिया गठबंधन, क्या ये परसेप्शन बनाने में जनता के बीच क्या अभी कामयाब हो पा रहा है कि वो एक मजबूत ऑप्शन है बीजेपी के खिलाफ? क्या अगर लोगों में ये यकीन क्या पैदा हो रहा है कि अगर वो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन उनके लिए ये एक मजबूत ऑप्शन हो सकता है? या फिर आपको लग रहा है कि अलग अलग पार्टियां अपने अपना नैरेटिव अपने अपने स्टेट में या नेशनली सेट कर रही हैं? फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी की बात की जाए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत कामयाब साबित हो रही है। यूपी जैसी जगह में जहां ये माना जाता है कि बहुत कमजोर जनाधार है कांग्रेस का, वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग, खासतौर पर युवा, जिस तरह से अपनी व्यथा उन्हें सुना रहे हैं, जिस तरह से जुड़ रहे हैं, वो बहुत ही अभूतपूर्व है, जो साफ तौर पर दिख रहा है, जिसकी शायद उम्मीद खुद कांग्रेस ने भी नहीं की होगी। और ये लग रहा है कि लोग एक ऑप्शन तलाशना चाहते हैं। वो ऑप्शन क्या इंडिया गठबंधन बन पा रहा है, या आपको लग रहा है स्टेट वाइज अलग अलग सिचुएशन नजर आ रही है और ये पूरा जो परसेप्शन है ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए 1977 में ये एग्जैक्टली यही हालात थे। लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ये अपोजिशन इतने डिवाइडेड है, वो क्या करेगा। इसमें आज की तारीख में अपोजिशन के हाथ में कुछ है ही नहीं। हम गलत जगह हाथ रख रहे हैं कि अपोजिशन कुछ है ही नहीं। इस समय जो भीड़ आपने कहा ना उमड़ रही है, वो तय करने वाली है। अपोजिशन का रोल तो चुनाव के बाद शुरू होगा, अभी नहीं है अपोजिशन का रोल। आप अभी माइनस कर दी। अब दूसरी चीज समझिए, मैं लगातार कह रहा हूं कि बीजेपी को 272 सीटें भी नहीं मिलेगी। वो परसेप्शन ये क्रिएट कर रहे हैं कि हमको 370 मिलेगी, और 370 के जरिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जो जिनका ताल्लुक कश्मीर से था, कश्मीर की 370 से। इनके पास 303 सीटें हैं और 303 के 272 के ऊपर, बहुमत के आंकड़े के ऊपर केवल 31 सीटें, 30-31 सीटें। बीजेपी तो लूज कर रही है सब जगह से। बीजेपी तो सब जगह लूज कर रही है। बीजेपी के पास अब कुछ है नहीं, कहां से सीटें मिलेंगी उसको। बीजेपी को तो बहुमत भी नहीं मिलेगा। बीजेपी की हुकूमत कैसे बनेगी? वो ऐसे बनेगी कि बीजेडी उसके साथ खड़ा हो जाएगा, उड़ीसा से, आंध्र से जगन रेड्डी खड़े हो जाएंगे, मायावती खड़ी हो जाएंगी, और जो छोटे मोटे 1-2 सीटों वाले लोग हैं वो खड़े हो जाएंगे। बीजेपी के पास तो, मेरा जो गणित है सीटों का, वो 220 सीटों से 225-30 से ऊपर बढ़ता ही नहीं है कहीं भी। तो इसलिए मैं तो केवल ये मान के चल रहा हूं कि बीजेपी को अगर सरकार बना पाई तो वो इन लोगों के समर्थन से सरकार बना पाई। मैं केवल एक पॉसिबिलिटी देख रहा हूं।
ये पूरी लड़ाई जो है वो कांग्रेस को ही लड़ना पड़ेगी। आपको एक चीज ये मान के चलिए, आपने कहा ना कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आप तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश इस समय क्या कर रहे हैं, लड़ाई कौन लड़ रहा है, सड़क पर कौन है? राहुल गांधी। कांग्रेस। जी। बस। हम्म। बिहार में कौन लड़ रहा है? तेजस्वी लड़ रहे हैं, कांग्रेस लड़ रही है। झारखंड में कौन लड़ रहा है? महाराष्ट्र में कौन लड़ रहा है? उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। हम्म। बंगाल में कौन लड़ रहा है? ममता बनर्जी लड़ रही है। ये तमाम लोग इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगे कि ये सरकार इस समय बुरी तरह डरी हुई है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाते हैं, उसके पहले गुलाम नबी आजाद का एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो बाप बेटे हैं शेख परिवार के, ये रात को मुख्य प्रधानमंत्री से मिलते हैं देर रात, और दिन में इंडिया अलायंस में रहते हैं। ये जो डर है गुलाम नबी आजाद को जो लग रहा है, प्रधानमंत्री को जो लग रहा है, वो केवल इस चीज से लग रहा है कि इंडिया अलायंस हो या नहीं हो, जनता का जो मूड है इस समय सरकार के खिलाफ है। आपने कोई प्रधानमंत्री की रैली इस तरह की नहीं देखी होगी जैसी राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सभाओं को एड्रेस करते हैं बहुत दूर से बैठकर। आप मुझे एक चीज ये बताएं कि एनडीए का कौन सा नेता प्रधानमंत्री के अलावा सड़कों पर रोड शो कर रहा है? कोई एक नेता का नाम बताइए। इंडिया अलायंस से हटने के बाद क्या आपने सुना कि नीतीश कुमार ने बिहार में कोई पद यात्रा शुरू की है या लोगों के बीच में जाना शुरू किया है? नहीं किया। हेमंत सोरेन को आपने जाल दिया जेल में। क्या आपने सुना कि झारखंड में किसी बीजेपी नेता की ये हिम्मत हो रही है कि वो सड़कों पर निकल रहा है? हम लोग क्या है कि ये बहुत सारे जो डिबेटर्स हैं, वो पैनलिस्ट हैं या गोदी मीडिया की जो डिबेट्स हैं, उसमें पूरा का पूरा जो डर है वो हम इंडिया अलायंस को लेकर व्यक्त कर रहे हैं। क्या होगा कि नहीं होगा? इस बार चुनाव में रिगिंग अगर हुई तो उसके परिणाम बहुत अलग निकलने वाले हैं। ये जो पंजाब के ये जो फार्मर्स हैं, ये जो दिल्ली की ओर जिन्होंने कूच किया है, ये बड़ा डिसाइसिव मामला है। जयंत चौधरी ने इंडिया अलायंस से तलाक ले लिया, पर अभी उनका निकाह फॉर्मलाइज नहीं हुआ है बीजेपी के साथ। आपने कोई फोटो देखा क्या कि जयंत चौधरी की मुलाकात हुई हो इनसे, अपने मोदी साहब से, या कोई सीटों का बंटवारा हो गया हो आरएलडी और बीजेपी के बीच में? नहीं हुआ है। बीजेपी देख रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या करती है उसके बाद। और आपको एक चीज और बताता हूं, आप मायावती पर नजर रखिएगा जी। वो उत्तर प्रदेश में क्या कर सकती हैं, क्योंकि ये जो चुनाव है, मायावती को पता है कि इस चुनाव के बाद बीएसपी रहे या नहीं रहे, इसका फैसला मायावती को अभी करना पड़ेगा। और बीजेपी के साथ अगर वो गई तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं निराश नहीं हूं। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, चीजें बहुत अच्छी हैं, चल रही हैं, पर नागरिकों को अपनी 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 जिम्मेदारी भी, अपना पार्ट भी अदा करना होगा। नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन श्रवण जी,
मैं भी सुन रही थी। अगर हो सकता है कि आपने भी वो सुना हो, जब बीएचयू में मौजूद थे राहुल गांधी और वहां के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स से जब वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम एक सोसाइटी के तौर पर एक बहुत सबमिसिव सोसाइटी बनते जा रहे हैं। वहां के प्रोफेसर ने कहा हम जो आवाज उठानी चाहिए, हमारे साथ जो भी जुल्म हो रहा है या जो भी पॉलिसीज हमारे खिलाफ बन रही हैं, वो हम एक तरह से वो सोसाइटी खत्म होती जा रही है। क्योंकि जब भी विरोध का कोई स्वर उठता है, आपको पता है कि चाहे वो विपक्ष का हो या जनता के अंदर से कोई आवाज उठ रही हो, उसे ये एक तरह की एक जालिम सरकार के तौर पर हम कह सकते हैं लोकतंत्र में, कि उसको किस तरह से दबाया जाता है। चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो या किसानों के साथ जो हो रहा हो, हमने देखा कि सड़कों पर जब छात्र मौजूद थे या फिर टीचर्स मौजूद थे, सबके साथ क्या कुछ होता है और उनकी आवाजों को पूरी तरीके से दबा दिया जाता है। और लोकतंत्र में बदलाव तभी आता है जब जनता सड़कों पर एक पीसफुल तरीके से अपना आंदोलन करती है और एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ती है। क्या आपको लग रहा है ये किसान आंदोलन, ये राहुल गांधी का सड़कों पर उतरना, जनता से सीधा संवाद करना और एक तरह से 73% की बात बार बार करना और एक तरह से उकसाना, इसको मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जिस तरह से अभी उनका 3-4 दिन में, पिछले हफ्ते में मैंने जो उनका भाषण देखा है, वो कहीं ना कहीं लगता है वो खुद भी बहुत अग्रेसिव हैं और आसपास जो पूरी उनकी जनता होती है वो भी बहुत इमोशनली चार्ज महसूस होती है और वो उसी तरह से उनके साथ जुड़ती है। कोई रोता हुआ, कोई हक करता हुआ उनको नजर आता है। क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम चीजें, ईवीएम का आंदोलन, किसान आंदोलन, राहुल गांधी का सड़कों पर उतरना, तेजस्वी का सड़कों पर उतरना, ये तमाम चीजें क्या जनता को मोबिलाइज कर रही हैं? और अगर कुछ भी जनता के अगेंस्ट होता है, जो 2019 में भी ये कहा जाता है कि मैंडेट जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं था, लेकिन क्यों आया ये सबको पता है। अगर फिर से ऐसा होता है तो ये 2019 की स्थिति नहीं होगी, 2024 को 2019 मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपने गिना दिया सब कुछ, कहां कहां क्या चल रहा है जी। ये आपने एक चीज और नोटिस करना चाहिए हमारे लोगों को कि राहुल गांधी की लड़ाई के एन वक्त पर, जब वो क्रूशियल स्टेज में होती है, तब नीतीश कुमार धोखा दे देते हैं। जब क्रूशियल स्टेज में होती है तो एक कमलनाथ पैदा हो जाता है। जब एक मध्य प्रदेश में कमलनाथ पैदा हो जाता है। एक क्रूशियल स्टेज में होती है तब बिहार में नीतीश कुमार पैदा हो जाता है। जब क्रूशियल स्टेज में होती है तो महाराष्ट्र में एक अशोक चौहान पैदा हो जाता है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे जयचंदों के नाम बता सकता हूं जो कमजोर कर रहे हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को। भारतीय जनता पार्टी 2024 के बाद, चुनाव के बाद, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूं, मोदी के क्लिक की बात कर रहा हूं। वो इतने कमजोर और डिमोरलाइज हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी उनको बर्दाश्त करने की हैसियत में नहीं रहेगी। अपोजिशन इतना मजबूत हो जाएगा नंबर्स में भी और मॉरल में भी कि अब इनको हुकूमत नहीं करने देगा। आप ये मत मानिए कि अगर ये जोड़ तोड़ करके, करप्शन करके सत्ता में आ भी जाते हैं, ये जितनी चीजें आपने बताई हैं उसका बेसिक रीजन ये है कि 10 साल के अंदर, पिछले 10 सालों में इतना डिमोरलाइज किया गया, लोगों को इतना डराया गया कि लोगों ने बात करना, बोलना बंद कर दिया था। लोगों की आवाज निकलना बंद हो गई थी। लोगों के चेहरे पत्थर हो गए थे। उन्होंने रोना बंद कर दिया था। कोविड के टाइम पर इतने जुल्म हुए, इतनी ज्यादतियां हुई लोगों के साथ कि उनकी लाशें गंगा में तैरने लगी।
तब भी लोग नहीं बोले। ये जो सड़कों पर फूट कर निकल रहा है, ये मवाद है इस हुकूमत के की जातियों का। और आप यकीनन, मैं कह सकता हूं, पिछले अपने तजर्बे के आधार पर कह सकता हूं कि ये जो अब हो रहा है, ये कोई रोक नहीं पाएगा। अब अगर राहुल गांधी चाहे रोकना खुद, तो भी नहीं रुकेगा ये। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि जो पिछले 10 सालों में मुल्क ने देखा, उससे खराब अब नहीं दिखाया गया। अब उससे बेहतर ही होगा जो भी होगा, क्योंकि खराब जो था वो गुजर चुका है। मतलब अब उससे ज्यादा जो लोगों ने देखा या भुगता या तकलीफें देखी, वो गुजर गया, फेज गुजर गया। अब डरने की बारी जो है, ये डरे हुए चेहरे हैं। आप बीजेपी में अगर आप प्रधानमंत्री जब बोलते हैं पार्लियामेंट में, तब उनकी ट्रेजरी बेंचेस पे जो लोग जो बैठे रहते हैं, उनके चेहरे गौर करिए, वो डरे हुए लोग हैं चेहरे, कि वो लौट के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इसलिए उम्मीद रखिए, और मैं भी उम्मीद रखे हुए हूँ। आपके दर्शकों से भी मेरी यही अपील है कि वो उम्मीद रखें। और जी, अब तो राहुल गांधी के साथ ही लोगों को जीना है और उन्हीं के साथ मरना है, इसलिए चिंता नहीं करें। जी। दो मेरे आपसे सवाल, और संक्षेप में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पहला सवाल ये कि मेरा आपसे, कि लास्ट में जो दो सवाल पूछना चाहती हूँ, कि लोगों का अब ये कहना है कि इन 10 सालों में जो धर्म की अफीम है, वो इस तरह से लोगों को चटाई गई है। धर्म के नाम पर नफरत इस कदर लोगों के जहन में पैदा की गई है। अभी आपने वो वीडियो देखा होगा जब वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो एक आईपीएस ऑफिसर को खालिस्तानी बुला रहे हैं, किसानों को बुलाया जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी। ये सब कहने में अब किसी को कोई गुरेज नहीं होती है। हम जैसे लोगों को, जैसे मैं पत्रकार हूं, अगर मैं अपनी पोस्ट कोई डालती हूं तो उसमें जिहादन और ये तमाम चीजें ये बिल्कुल आम हो गई, ये कोई यूं ही लिखकर चला जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तमाम चीजें, राम मंदिर का चाहे उद्घाटन हो या फिर प्रधानमंत्री का मंदिर मंदिर घूमना हो, उनका एक शंकराचार्य की उपाधि, एक पुजारी की उपाधि में लोगों के सामने आना हो, और ये जो धर्म की अफीम जो उनको चटाई गई है, ये आपको लगता है ये सारी चीजें क्या जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे क्या ऊपर जाती हुई नजर आती हैं, या फिर ये एक बबल या एक तरह का नैरेटिव सिर्फ मीडिया का और सोशल मीडिया का गढ़ा गया है? असल में हकीकत इससे बिल्कुल परे है। लोगों की आस्था है, लोग, अब जाहिर सी बात है, एक धार्मिक देश है, लोग अपने धर्म में यकीन करते हैं और तमाम तरह से पूजा पाठ, नमाज, आरती सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या इस बिना पर वो वोट भी डालने जाएंगे, या आपको लगता है हो गया अब 10 साल में, अब लोग अपने बेसिक पर लौट कर आ रहे हैं? मोहम्मद जुबैर का एक ट्वीट चल रहा है जो वो फेक न्यूज को एक्सपोज कर रहे हैं, कि एक महिला जो बीजेपी की कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के बीच में खड़ी हुई है, वही महिला लाभार्थियों की तरह खड़ी हुई है और प्रधानमंत्री को बता रही है कि उनकी स्कीम्स का कितना फायदा हुआ है। अगर आपने वो देखा हो तो। जी जी, मैंने देखा है जी। ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये इस हुकूमत के जाते ही गायब हो जाएंगे। ये दिखेंगे नहीं सड़कों पर। 1984 में मैंने अपनी आंखों से देखा है, सिखों को जलाते हुए, मतलब एक गुरुद्वारे में एक सिख की बॉडी को जलते हुए देखा, और दंगे अपनी आंखों से देखे 84 में। लोगों के घरों को जलते हुए देखा 84 में। वो तमाम लोग पलक झपकते ही गायब हो गए।
पर वो जो स्कार छोड़ गए सिखों के दिलों पर, वो परमानेंट हो गया। ये जो लोग हैं, ये जो आपने जिस आईपीएस ऑफिसर का जिक्र किया, आप कल्पना नहीं कर सकती कि ये संदेश खाली में हुआ है। जी। ममता जी के स्टेट में सिख आईपीएस ऑफिसर से बीजेपी का आदमी कहने की जरूरत करता है कि तुम खालिस्तानी हो। आप क्या समझती हैं, ये जो केवल एक जुमला है, ये बीजेपी को बंगाल में ले डूबेगा? ये चल निकला है वहां। ये लोग, ये हमें पता है जी। कि ये लोग जो नुकसान कर रहे हैं वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, पर ये लोग डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं। ये सब गायब हो जाएंगे, एकदम गायब हो जाएंगे। ये अटल जी की हुकूमत के समय ये लोग नहीं थे। अटल जी के समय भी बीजेपी की हुकूमत थी, ये लोग नहीं थे। इसलिए ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट जो चीज है, इस देश की आत्मा है, इस देश की तहजीब है। इसलिए मैं अमेरिका में, हम लोग, वो अपने बच्चे हैं वहाँ तमाम, मेरा बेटा भी है, लगातार चिंता करते रहते हैं कि वहाँ इस तरह से इंडियंस को किसी भी जगह सड़क पर मार दिया जाता है, तो वो देखते नहीं है कि हिंदू को मारा कि मुस्लिम को मारा। ये जो चीजें चल रही हैं, ये हमारे दिलों को तोड़ती जरूर हैं, पर एक कॉन्फिडेंस भी पैदा करती है। इसलिए मैं ये घबराता नहीं इन चीजों से कि ये इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं या कमेंट करते हैं या हमले करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है, क्राइम है, जिसको हुकूमत का प्रोटेक्शन है, और हुकूमत उनको पाल पोस रही है अपनी सत्ता को बचाने के लिए, टेरराइज करने के लिए। कुछ लोग मॉनेटरी हफ्ता वसूलते हैं, ये लोग धर्म का हफ्ता वसूल रहे हैं। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये तो ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे। आप देखिएगा, ये कमजोर जैसे जैसे पड़ेंगे वैसे वैसे गायब होते जाएंगे। इनका कोई, आपने हाल के दिनों में कोई इस तरह की जुबान सुनी क्या कि बुलडोजर चलवा दूंगा, गड्ढे में गड़वा दूंगा? ये कोई जुबान एक बड़ी कॉमन थी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। हमारे शिवराज सिंह बड़ी आसानी से बोलते थे बुलडोजर चढ़वा दूंगा, गड्ढे में गड़वा दूंगा। मोदी जी ने उनको बुलडोजर चढ़वा दिया, मोदी जी ने शिवराज सिंह पर बुलडोजर चढ़ा दिया और उनको गायब कर दिया। एक आदमी उनको बचाने नहीं आया। ये लोग एक दूसरे को नहीं बचाते हैं, इसलिए चिंता मत करिए जी। आप मुस्लिम है, मैं हिंदू हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए खड़ा है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खड़ा है, वो तमाम लोग इनके दुश्मन हैं, क्योंकि इनकी जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, उस पर हम लोग हमला कर रहे हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? हमारे यहाँ बहुत सारे बहादुर लोग हैं, वो डरते नहीं। ये सड़कों पर जो लोग आ रहे हैं,
आपने वो देखा है कि नहीं, एक वीडियो, वो स्मृति ईरानी का, वो अमेठी गई और वो कह रही है मैं हम्म। यहीं बैठ जाऊंगी सड़क पर, तो वो किनारे पर बैठा एक नौजवान कहता बैठ जाओ, बैठ जाइए चैलेंज जी। कर। देखा देखा आपने? जी 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 बिल्कुल। जी जी जी। ये हिम्मत थी 10 साल पहले किसी में बोलने की कि हम्म स्मृति ईरानी जैसी ताकतवर महिला को कोई एक सड़क का किनारे खड़ा आदमी बोले कि बैठ जाओ आप? हम्म। ये हिम्मत, ताकत राहुल गांधी ने देश के लोगों में पैदा की है, और वो इसलिए हिम्मत पैदा हुई है कि उनके परिवार ने 2 बड़ी शहादतें दी हैं देश के लिए, जी और ये बिल्कुल। आदमी खुद मौत से नहीं डरता है। हम्म। और ये बिल्कुल, और ये साफ तौर सरकार पर के दिखता भी है। जी। और ये साफ सरकार तौर पर केवल दिखता इस भी है और लगा। एक आदमी से डरती आप है। अपनी बात पूरी करिए। जी। और मैंने कहा इसीलिए ये राहुल गांधी जो सरकार। हैं, जी, और राहुल गांधी इसीलिए कहते भी हैं, जो आपकी बात है उसी को मैं रिपीट करूंगी, कि जाहिर सी बात है सरकार राहुल गांधी से डरती है, इसीलिए सबसे ज्यादा अटैक भी होता है वो राहुल गांधी पर ही होता है, क्योंकि वही एक शख्स है जो लगातार सड़कों पर है, क्योंकि जनता की लड़ाई सड़कों पर ही, जनता के बीच रहकर ही लड़ी जाती है। और लोगों को ये साफ तौर पर लग रहा है कि एक शख्स है जो उनके साथ उनके जैसा बन के उनकी बातों को सुनता है, वो अप्रोचेबल है, उसके पास जाकर आप अपनी दुख तकलीफ, अपनी व्यथा जो है वो सुना सकते हैं। आपको पता है कि एक तरफ तो डायलॉग है राहुल गांधी और जनता के बीच में, और दूसरी तरफ मोदी जी का सिर्फ मोनोलॉग है, वो सिर्फ मोनोलॉग करते हैं और उसी में ही वो यकीन करते हैं। आखिरी सवाल मेरा श्रवण जी आपसे, कि क्या आपको लग रहा है जिस एक चीज की बात लगातार जो राहुल गांधी कर रहे हैं 73% की, यानी कि जिसकी जितना नंबर है उसको उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, आपको लग रहा है ये बात क्या लोगों के जहन में घर कर रही है? क्या ये एक चिंगारी है जो उन्होंने लगाई है? क्या वो अंदर ही अंदर धधक रही है? क्या ये एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है? क्या 2024 के इलेक्शन में हम कुछ इसके बिना पर कोई बदलाव बड़ा देख सकते हैं? और क्या बीजेपी को भी लग रहा है, भले ही मोदी जी कहें कि ये जाति नहीं होती है और अलग अलग जातियों के वो नाम वो कहें, अपने आप को फिर वो ओबीसी फिर तरह से वो कहें, इससे ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये बात हिट तो कर रही है, लेकिन क्या जनता में ये हिट कर रही है? क्या कोई चिंगारी है जो धधक रही है? क्या राहुल गांधी की बातों पर लोगों को वो यकीन पैदा हो रहा है? आपने सुना होगा ना, महाराष्ट्र में कैबिनेट ने मराठा रिजर्वेशन को लेकर 10% रिजर्वेशन ओबीसी के तहत प्रस्ताव करना पड़ा। जी। हम्म महाराष्ट्र में कैबिनेट में इसको लेकर बहुत बड़ा विरोध भी हुआ। छगन भुजबल जो ओबीसी के नेता हैं, एकनाथ शिंदे के साथ के नेता हैं, उन्होंने विरोध भी किया। ये जो मराठा रिजर्वेशन हुआ 10%, ये किसकी देन है? मराठा आंदोलन रिजर्वेशन के लिए तो सालों से चल रहा है। अगर आप मराठा रिजर्वेशन को गूगल करें महाराष्ट्र में, तो पिछले 25-30 सालों से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गया, कई हुकूमतें आई चली गई, चीफ मिनिस्टर मराठा हुए, पर मराठा रिजर्वेशन नहीं हुआ। ये आज कैसे हो गया? 2019 के चुनाव के पहले नहीं हुआ, 2014 के पहले नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव था 2020 में, तब नहीं हुआ, 21 में था या 19 में था, तब नहीं हुआ। अब कैसे हो गया? ये जो चल रहा है देश में, ये उसका परिणाम है। ये जो चिंगारी उठी है बिहार से, ये नीतीश कुमार चाहते तो इतिहास में अमर हो जाते हैं। वो जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की हैसियत के हो जाते हैं। पर वो ठीक है, ये सब लोगों के भाग्य में तो होता नहीं है।
तो ये जो चल रहा है, ये जगह जगह, वो अब रुकने वाला नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो भागीदारी का मामला है, वो इसलिए जरूरी है कि राहुल गांधी को ये समझ में आ गया कि वो अब बहुमत की राजनीति नहीं कर सकते। कांग्रेस को बहुमत की राजनीति नहीं चलेगी कि हिंदुओं को भी खुश रखो, अल्पसंख्यकों को भी खुश करो, दलितों को भी भट्टा परसोल भी जाओ और सब काम करो, वो नहीं चलेगा। उनको ये समझ में आ गया है कि अब जो राजनीति करना पड़ेगी, और जो अखिलेश कर रहे हैं, दलित पिछड़े, पीडीएम, पिछड़े दलित मुस्लिम, उसकी कर क्यों कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट है यूपी का, और क्यों ममता डरी हुई है कि मुस्लिम वोट एन ब्लॉक 100% शिफ्ट हो गया। इस चुनाव के बाद बहुत सारी छोटी पार्टीज अपने आप खत्म होने वाली हैं, बचेंगे ही नहीं। और ये मौका है अखिलेश के सामने अपने आप को बचाने का, आम आदमी के सामने अपने आप को बचाने का। तो इसलिए ये 73% का या 70% का मामला अब चलने वाला है, अब ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये एस्पिरेशनल वो है कैंपेन। ये जो इसमें एक जो भर्ती के लिए आपने देखा ना, वो एक बच्चे को बुलाते हैं ऊपर, वो कहते हैं कि, तो वो बताता है कि कैसे एग्जाम्स कैंसिल हुई, कैसे उसका बड़ा भाई ने सफर किया, कैसे क्या किया। जो इंटरव्यू लेते हैं, वो लड़का था, पॉल था, महेश पाल, ये क्या नाम था जी। ये बच्चे जो हैं, ये अब धमाल करने वाले। देश में क्रांति जो हुई थी, अगर आपको थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए कह रहा हूं कि नवनिर्माण आंदोलन गुजरात का और बिहार का आंदोलन, वो नौजवानों की छोटी छोटी मांगों के कारण इतना बड़ा आंदोलन बन गया था। क्योंकि मैं दोनों आंदोलनों से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मुझे पता है। तो इसलिए ये जो फार्मर्स का एजिटेशन है, या जो चल रहा है, मराठा आंदोलन चल रहा है, ये तमाम चीजें जो हैं, ये जो मैंने शुरू में कहा कि लोगों के अंदर जो भरा हुआ था वो फूट रहा है। वो मवाद इतना हो गया था कि राहुल गांधी को कुछ नहीं करना था, सिर्फ चीरा लगाना था उस पे आके, और उन्होंने चीरा लगा दिया। और ये जो सरकार थी उस पर ड्रेसिंग करने में लगी थी। तो इसलिए आप उम्मीद रखिए, देखिए आगे, देखिए क्या होता है। अभी तो कई चीजें अनफोल्ड होने वाली हैं इस मुल्क में, ऐसा कोई आसानी से सब कुछ सरकार का काम अब शुरू हुआ। एक चीज समझिए, ये सरकार ने 10 साल तो मजे किए हैं, और अब इसको काम करना पड़ रहा है। ये हो गया है जी। अब प्रधानमंत्री का बाहर जाना, यात्राएं करना, भाषण देना, वो सब बंद। अब उनको समझ में आ गया है कि अब लोग अलग किस्म के लोग हैं जो अपनी जुबान खोल रहे हैं। और बिल्कुल दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो हो रहा है वो अलग किस्म से हो रहा है। आपने देखा ना पुतिन को किस तरह से चुनौती दी, नेवल्नी का क्या हुआ, लोग देख ही रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे जी। तो ये डरे हुए लोग हैं, और ये उनके लिए दुनिया भर में इस तरह की चीजें चल रही। आपको पता होना चाहिए कि फार्मर्स का एजुकेशन यूरोप में भी चल रहा है, आपके लोगों को नहीं पता हो। बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है वहाँ, हमारे यहाँ उसको दिखा नहीं रहे। वहाँ अगर आप फार्मर्स एजुकेशन इन यूरोप करके गूगल करें,
आपको फ्रांस की सड़कों पर और यूरोप की सड़कों पर आपको हजारों लाखों फार्मर्स मिल जाएंगे। हम लोगों को जी। असली खबरों से महरूम किया जा रहा है, हमको दिखाया नहीं जा रहा, हमारा गोदी मीडिया बता नहीं रहा। तो जी। ये जो अनरेस्ट है ये काफी बड़ा अनरेस्ट है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है। और गोदी मीडिया से तो हम वैसे भी कोई उम्मीद नहीं करते। 10 सालों में जो उसका चरित्र और चेहरा और चाल हमने देखी है, उससे शायद लोगों ने जो वाक़ई में असली खबरें देखना चाहते हैं, उन्होंने तो उनसे उम्मीद करनी ही बंद कर दी है, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ़ एक ब्रीफिंग के आधार पर प्रोपेगेंडा ही देखने के लिए मिलता है हर उस पर। लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो फिलहाल जिस तरह से किसान हो या फिर राहुल गांधी हो या दूसरे दल हो, वो सड़कों पर हैं और एक तरह से जनता पूरी तैयार बैठी है कि आप हमारी बात कहिए, हम आपको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं। और वो तमाम जो चीजें हैं वो अभी फिलहाल पूरे देश भर में देखने के लिए मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, ये चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं होने जा रहा है। और यही वजह है कि जब आप डरे होते हैं तो एक ही बात को अपने आप बार बार रिपीट करते हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी 370 या 400 की बात को बार बार रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टेज्ड और मैनेज तरीके से जो बातों को रखा जा रहा है वो भी लोगों के सामने है। बहुत शुक्रिया श्रवण जी, आपने एक बार फिर से, मैं फिर से यही कहूंगी कि आपने एक पुरुम्मीद खाका जो है वो खींचा है। और दर्शक आपको सुनना और देखना इसलिए भी बहुत पसंद करते हैं कि आप उस अंधेरे में कहीं ना कहीं एक चिराग जलाने का काम जरूर करते हैं। और लोगों को इसीलिए आपको सुनना और आपकी बातों को सुनना वो पसंद करते हैं। तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर से वो लौ जलाने के लिए, वो चिराग जलाने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस